मैं हूं दीपक चौरसिया। इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। बाबा रामदेव इन दिनों फिर से सुर्खियों में हैं। दरअसल उनके पतंजलि योगपीठ का जो हर्बल पार्क है, जो हरिद्वार के नजदीक है, उस पर उन्हें राज्य सरकार ने नोटिस दिया है प्रदूषण के नियमों के उल्लंघन के लिए, और ये कहा गया है कि क्यों ना इस हर्बल प्लांट को बंद कर दिया जाए। इस मुद्दे पर और तमाम देश के बड़े मुद्दों पर बात करने के लिए सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव जी, आपका इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बाबा जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, जंतर मंतर पर जब आप पहुंचे थे, मैं वहां पर मौजूद था, जंतर मंतर पर जब आप पहुंचे थे तो आपको मंच को लेकर बड़ी खींचातानी मची थी कि बाबा को मंच पर आने दिया जाए या न आने दिया जाए। आपको भी पता है पर्दे के पीछे वहां पे क्या हुआ था, मुझे भी पता है। क्या आपको लगता है कि अन्ना और आपके संबंध को खराब करने वाले अरविंद केजरीवाल ही थे, और अन्ना इतने ज्यादा दबाव में थे, अरविंद केजरीवाल के इतने ज्यादा उनके ऑरा में थे कि उन्होंने एक तरह से थोड़े वक्त के लिए आपसे संबंध विच्छेद कर दिया? देखिए, इन लोगों को मंच हमने दिया, ये हमें मंच देने वाले होते कौन है? आदरणीय अन्ना हजारे जी ने हमको फोन पर कहा कि नहीं, आपको आना चाहिए, हम गए। ये एक स्वामी रामदेव की बात नहीं, उन लोगों ने किन किन लोगों के साथ क्या क्या बर्ताव किया है, चाहे वो स्वामी रामदेव हो, चाहे वो श्री श्री रविशंकर हो, चाहे और दूसरे देश के साधु महात्मा हो, देश के और अनेक क्षेत्रों में काम करने वाले प्रतिष्ठित लोग हो, जिस आंदोलन में सत्य की, धर्म की, न्याय की, राष्ट्र की प्रतिष्ठा ने महत्वपूर्ण ना होकर के, सर्वोपरि ना होकर के आत्म प्रतिष्ठा सर्वोपरि हो जाती है, उसका हश्र वही होता है जो आज उस तथाकथित आम आदमी पार्टी का हो रहा है। तो मैं तथाकथित इसलिए बोल रहा हूं कि आम आदमी के का लेना देना नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी नाम जरूर है। बिल्कुल, आम आदमी का लेना देना नहीं, आम आदमी पार्टी नाम जरूर है। आपने अपने साथ साथ श्री श्री रविशंकर जी का भी उल्लेख किया। क्या हुआ था, क्या किया था अरविंद केजरीवाल ने श्री श्री रविशंकर जी के साथ? क्योंकि उन्होंने मध्यस्थता की, तिहाड़ जेल में भी बहुत कोशिश की थी और रामलीला मैदान में भी बड़ी कोशिश की थी। देखिए, मैं उन तथ्यों को यहां नहीं रखना चाहता, कुछ अंतरंग बातें हैं, और जो है इसीलिए आप देख रहे होंगे आदरणीय श्री रविशंकर जी ने भी इन लोगों से एक तरह से अपने संबंधों को जो है बिल्कुल नेपथ्य की भूमिका में लेकर के वो चले गए, एकदम तटस्थ हो गए हैं। क्या कारण है? खाली स्वामी रामदेव श्री रविशंकर की बात नहीं, आज इस देश का वो कोई भी व्यक्ति जिसकी थोड़ी भी प्रतिष्ठा है समाज में, आखिर इनके साथ खड़ा नजर क्यों नहीं आता है? कोई तो कारण होगा। क्या कारण है हजारे साहब? क्या कारण है बाबा रामदेव जी? देश जानना चाहता है। आपने जो परिवर्तन की शुरुआत करी है, आपने और अन्ना हजारे ने मिलकर, वो कुछ लोग हाईजेक कैसे करके ले गए, मैं ये जानना चाहता हूं, मैं तथ्य जानना चाहता हूं। आपके खिलाफ कितना प्रचार हुआ है झूठा, ये मैं जानता हूं, इसीलिए मैंने इस शब्द को छेड़ा है, इस विषय को छेड़ा है। देखिए, आदरणीय अन्ना जी के साथ जो लोग जुड़े थे, उसमें कुछ लोगों का प्रामाणिक जीवन है। उन्होंने प्रामाणिकता के साथ और पूरे साहस के साथ काम किया, जैसे बहन किरण बेदी जी। लेकिन बाकी जो तथाकथित टीम थी, उस टीम का क्या हश्र हुआ है, ये पूरे देश ने देखा है। मुझसे लोग कहते थे कि बाबा जी, आपके साथ भी ऐसी टीम होनी चाहिए। मैंने कहा, भैया टीम तो होनी चाहिए, और वो टीम हमने बना भी ली है, और वक्त आने पर वो टीम आपको बता भी देंगे कि हमारे पास जो इंटेलेक्चुअल इनपुट है, वो जो इंटेलेक्चुअल लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी राष्ट्र में निष्ठा है, राष्ट्र की प्रतिष्ठा, सत्य की, न्याय की प्रतिष्ठा उनके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें जो लोग जुड़े थे, कोई जो है इसमें राइटिस्ट था, कोई इसमें लेफ्टिस्ट था, कोई इसमें अपॉर्चुनिस्ट था, कोई इसके अंदर जो है एमएनसी से संचालित हो रहा था, कोई इसमें चीन से संचालित हो रहा था, कोई इसके अंदर जो है वो किसी एक बड़े राजनीतिक पार्टी के इशारे पर काम कर रहा था,
कोई इसके अंदर हर आदमी का अपना एजेंडा। तो जहां राष्ट्र का एजेंडा महत्वपूर्ण नहीं होता तो फिर उसमें बिखराव स्वाभाविक है, और वो हुआ अंततोगत्वा। और आदरणीय अन्ना हजारे साहब को भी स्वयं को तटस्थ करना पड़ा। अरविंद केजरीवाल किसके रिप्रेजेंटेटिव थे? राइटिस्ट के, लेफ्टिस्ट के, या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट के? देखिए, मैं किसी भी व्यक्ति का नाम यहां पर नहीं ले रहा हूं। बहन किरण बेदी जी का नाम मुझे इसलिए लेना पड़ा कि उनकी सोच अलग थी। और पहली बार भी जब आपको याद है, शायद 14 नवंबर की बात है, जब हमने जंतर मंतर के ऊपर करीब 20-25 हजार लोगों की एक सभा की, और उसमें बहन किरण बेदी जी का ही आग्रह था कि बाबा जी जो है, हमको ये लड़ाई लड़नी है और इसमें आपका साथ चाहिए। मैं वहां पर आया और आपने खुद देखा होगा वो पहली सभा से लेकर के, वो बहन जो है उसके अंदर एक तरफ दिखी मुझे देश के लिए। बाकी लोगों के रास्ते वो वक्त के साथ पूरी दुनिया के सामने साफ हो गए। अन्ना, मैंने रास्ते साफ हो गए, लेकिन बाबा रामदेव जी, देश जानना चाहता है, क्योंकि देश जब भावनाओं के उबाल पर था तब ये लोग अन्ना जी को सामने रखकर, अन्ना जी की छवि को सामने रखकर, आप जैसे लोगों को सामने रखकर इन्होंने इतना बड़ा आंदोलन किया। बाद में उसको हाईजैक किया। आपके साथ क्या कहा उसके बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जानना चाहता हूं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। आखिर ये लोग चाहते क्या थे? किन लोगों द्वारा संचालित थे ये लोग? देखिए, आपने देखा जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन की वेबसाइट शुरू हुई थी, उसके सबसे पहले पेज पर फोटो आता था स्वामी बाबा रामदेव का, श्री रविशंकर जी का, आदरणीय अन्ना जी का, और उसके बाद वो वेबसाइट खुलती थी। और उसी के बाद में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का क्या हश्र हुआ, आज शायद पता नहीं उस वेबसाइट को कोई संभालने वाला, या ये नाम किसके पास है ये भी देश के लोगों को पता नहीं है। और अब मैंने कहा ना, गड्ढे में मुर्दे उखाड़ने से जो है कोई फायदा नहीं है हमारे यहाँ। नहीं बाबा जी, देश जानना चाहता है, देश असलियत जानना चाहता है। जितना छेड़ोगे उतना उसमें से बदबू निकलेगी। मैं देश इस बात को जानना चाहता है, मैं इसीलिए आपसे आग्रह कर रहा हूं। आज हम शायद इस मुद्दे पर पहली बातचीत कर रहे हैं, और यह बातचीत इसलिए हो रही है कि भैयू महाराज ने कल हमारे एक स्पेशल इंटरव्यू में कहा था कि टीम अन्ना को अन्ना की जान की परवाह नहीं थी। वो ये चाहते थे कि आंदोलन खिंचता रहे, आंदोलन बढ़ता रहे, वो किसी तरह के समझौते तक नहीं पहुंचना चाहते थे। और जब उन्होंने फाइनली अन्ना हजारे को ये कहा कि मराठी में कि ये आपकी जान ले लेंगे, तब जाकर अन्ना ने बातचीत के लिए राजी हुए। और जो तर्जुमा था वो अंग्रेजी से उनको मराठी में ट्रांसलेट करके दिया गया। तब अन्ना को समझ आया कि सरकार उनकी ज्यादातर बातें मान रही है, इसलिए हमने ये बहस शुरू की है, वरना इस बहस को शुरू करने का इस वक्त पर कोई कारण नहीं था। देखिए दीपक भाई, मैं पिछले 2 दिनों से मौन में था, मैं टीवी चैनल कोई नहीं देख पाया। और फिर जैसे ही मैं उस मौन से बाहर आया तो फिर मेरे प्रोग्राम स्टार्ट हो गए, तो मैंने नहीं सुना भैयू जी महाराज ने क्या कहा। लेकिन शायद वो आप मुझे सुनाएंगे तो उसके बारे में मैं कुछ कह सकता हूं। लेकिन इतनी बात जरूर है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। सब कुछ ठीक ठाक नहीं था, तो ये जो पूरा कोटरी बनाकर रखी थी, जो अब जाकर आम आदमी पार्टी बन गई है, आपको क्या लगता है कि उनका रोल सबसे ज्यादा नेगेटिव था? देखिए, मैं व्यक्ति से किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं तथाकथित टीम अन्ना की बात कर रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं। तब की टीम अन्ना उस पूरे समूह में एक भाई जो कि काफी जो है पॉलिटिकल एनालिसिस आदि करते थे, क्या नाम है उनका, यादव भाई, क्या मैं नाम भूल रहा हूं कुछ उनका, योगेंद्र यादव जी। एक योगेंद्र यादव भाई ऐसे हैं जो एक अच्छी सोच रखते हैं। अब मुझे आश्चर्य है कि पता नहीं वो व्यक्ति वहां पर कैसे उसमें इतने बड़े रूप में इन्वॉल्व हो गए, ये आश्चर्य की बात है। लेकिन बाकी लोगों के बारे में कुछ इनकी आज तक की निष्ठाओं के बारे में कोई प्रश्न नहीं है उठा है देश में। और मेरी कई सामाजिक लोगों से, कई राजनीतिक लोगों से बात हुई, तो भाई योगेंद्र यादव जी वो एक जो है
सोशलिस्ट हैं और देश के बारे में अच्छा सोचते हैं। अब उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट इतना बड़ा कैसे घटित हो गया, ये एक आश्चर्य जैसी बात लगती है बाकी लोगों के इरादों के बारे में, और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है कंट्री के लिए, एकदम साफ साफ है। भैया, देश में खड़ा होने के लिए आपने देश के लिए क्या किया, पहले देश जवाब पूछता है। आपका पिछले 10-20 साल का जो इतिहास है उसमें आपने देश के लिए क्या किया, और आज आप क्या कर रहे हैं देश के लिए। देश खाली भाषणों से नहीं चलता है, देश है उसमें आपने देश के लिए क्या किया, और आज आप क्या कर रहे हैं देश के लिए। देश खाली भाषणों से नहीं चलता है, देश आपका प्रैक्टिकल ग्राउंड पर वर्क क्या है, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है नेशन के लिए, वो सब कुछ देखता है। तो मतलब ये जो तथाकथित टीम है जिसके क्रेडेंशियल्स को आप डाउट कर रहे हैं, आपको लगता है कि इस टीम ने देश के लिए कुछ नहीं किया है, और ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये महज एक छलावा है? देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने देश के लिए कुछ भी नहीं किया है। देश के लिए आपने क्या ऐसा बड़ा किया है वो देश देखना चाहता है। किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो है कृषि के क्षेत्र में, देश के इतने आयाम हैं। 33 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हमारा भारत, जिसमें करीब 125 करोड़ की आबादी है, उसमें कितने लोगों के जीवन में आपने कोई बदलाव लाया? नहीं, ये तो दावा करते हैं कि जिंदगी को आपने जो है, बाबा जी ये तो दावा करते हैं कि हमने समाज बदला है, आरटीआई लेकर आए हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारे पास इंडिया अगेंस्ट करप्शन है, और अब तो ये कहते हैं कि हम पूरी संसद बदल डालेंगे, सोसाइटी बदल डालेंगे, समाज बदल डालेंगे और एक नई क्रांति ले आएंगे। तो फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें क्या कोरी बातें हैं? नहीं, देखिए, मैं इसको छलावा कह रहा हूं और न इसको कोई दंभ कह रहा हूं और न मात्र कोई कल्पना कह रहा हूं। अच्छा सपना सबको देखना चाहिए और सपने ही आकार लेते हैं, लेकिन उसके पीछे पूरी प्रामाणिकता होनी चाहिए। उसके पीछे किसी भी काम को साइंटिफिक एंड लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता होनी चाहिए। खाली सुर्खियां बटोरने के लिए, खाली जो है खबरों में बने रहने के लिए, किसी को दिखास की बीमारी होती है, किसी को छपास की बीमारी होती है, और दिखास और छपास से देश की राजनीति नहीं चलती है। आप एक अच्छे एंकर हो सकते हैं दीपक भाई, आप एक बहुत अच्छे एंकर हैं, एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं, लेकिन एक अच्छा एंकर होना और एक अच्छे पॉलिटिशियन होने में बड़ा फर्क है। केवल टीवी के पर्दे के ऊपर हम कुछ अच्छी बातें कर लें, उससे तो देश नहीं चलता है, उससे तो राजनीतिक आधार तैयार नहीं होता है। वो एक अच्छी पत्रकारिता हो सकती है, तो मतलब आप एक अच्छा वक्ता भी हो सकता है। मतलब आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम और आम आदमी पार्टी सिर्फ छपास और दिखास के लिए सब कुछ करती है, ग्राउंड पे कुछ नहीं करती? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि कुछ, मैंने कहा कि इससे ये जो एक पूरा का पूरा जो स्वरूप है और देश में बदलाव, वो एक बहुत अलग चीज है, और उसके लिए कम से कम 2-3 दशक आदमी को लोगों के बीच रहना पड़ता है, एक लंबा संघर्ष करना पड़ता है, करोड़ों लोगों में एक बहुत ऊंचा स्थान बनाना पड़ता है, अपने तप से, अपने त्याग से, अपने योगदान से, और उसके बाद एक कोई बड़ी चीज खड़ी होती है। हमारी तो शुभकामनाएं हैं, वो यदि आगे बढ़ते हैं तो बढ़ें, लेकिन उसके लिए शॉर्टकट नहीं है। न तो सामाजिक, आपको लग रहा है वो लोग शॉर्टकट अपना रहे हैं? आपको लग रहा है कि अन्ना के आंदोलन के कंधे पर चल के, जिस आंदोलन को आपने शुरू किया उस पर चढ़कर इन लोगों ने शॉर्टकट अपनाया है, बाद में आपको भी छोड़ दिया, अन्ना को भी छोड़ दिया? नहीं,
हमने तो उनको पकड़ा ही कम था मेरे भाई, हमारे पास नहीं, पहले तो आपका नाम लेते थे ना, इंडिया अगेंस्ट करप्शन की वेबसाइट आपके फोटो से शुरू होती थी, मुझे याद है वो दिन बहुत अच्छे से, तब तो आपका नाम लेते थे ना वो। देखो दीपक भाई, जो लोग शॉर्टकट अपनाना चाहेंगे उनको पूरा देश देखता है, और शॉर्टकट अपनाने वाले लोगों की नीयत पर शक शुरू हो जाता है। मतलब आम आदमी पार्टी भी वही कर रही है, इसलिए उनकी नीयत पर नहीं चलता, वो कहीं पर कामयाबी पर नहीं पहुंचता है। जी दीपक भाई, आपकी हंसी में बहुत राज छुपे हैं। अभी बहुत हो गया। चलिए बाबा जी, इसी नोट पे हम खत्म करते हैं। आपने कई सारी बातों का खुलासा नहीं किया है, उम्मीद है हम आपसे एक दूसरा इंटरव्यू करेंगे, क्योंकि ये जरूरी है कि देश जाने कि जिस भावनाओं के पीछे देश बह गया था उस रामलीला आंदोलन के बाद, उसके पीछे का सच क्या है। बाबा रामदेव जी, आप बहुत कुछ सच जानते हैं, और मैं जहां तक आपको जानता हूं, दीपक भाई, मैं आपको इंडिया न्यूज को बधाई देता हूं कि नए कलेवर और नए तेवर के साथ आपने एक और मुकाम हासिल किया है, और देश की आवाम की आवाज को आप ऐसे ही बुलंद करते रहेंगे। और जिस तरह से पूरे लोकतांत्रिक ताने बाने को इन्होंने, जो वर्तमान केंद्र सरकार ने एक जो पूरी तरह से हिला करके रख दिया है, ऐसे में जब विधायिका, कार्यपालिका और कभी कभी तो न्यायपालिका की भी जो है भूमिका के ऊपर गहरे प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, ऐसे में एक स्वच्छ पत्रकारिता के द्वारा, एक प्रामाणिक पारदर्शी पत्रकारिता के द्वारा आप देश के लोगों के हक की लड़ाई को लड़ने में और ज्यादा प्रामाणिकता के साथ एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। और आपको और इंडिया न्यूज को मेरी फिर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा जी, चलते चलते सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, मुझे पता है आप एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे पता है कि इस रास्ते में बहुत अड़चने हैं, बहुत मुश्किलें हैं, हम आम आदमी की आवाज बनना चाहते हैं, हम आम आदमी के सरोकारों को पहचाना चाहते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट और एक वादा लेकर जाऊंगा कि आप किसी एक दिन इस आंदोलन का सच जरूर खोलेंगे, वो सच जो देश नहीं जानता है। और मेरे ख्याल से देश हित में यह जरूरी है कि लोग पहचाने कि किसने भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, किसके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़कर हो गई मुद्दे से। जरूर वक्त आने पर बहुत कुछ साफ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा रामदेव जी, आप हमसे जुड़े।